हेलो बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 9th और 10th की कहानी अपना अपना भाग्य, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ऑलरेडी बच्चों मैंने आप लोगों को अपना अपना भाग्य कहानी की एक्सप्लेनेशन बता दी है और कहानी का उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता, ऐसे प्रश्न के उत्तर आप किस ढंग से लिख सकते हैं, इसके संबंध में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो उस वीडियो के माध्यम से बच्चे आसानी से अपना अपना भाग्य कहानी के एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, उसे स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं और उन दो प्रश्नों को भी तैयार कर सकते हैं। और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ऐसे प्रश्न जिसको मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको प्रश्नों के उत्तर किस ढंग से लिखने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ गद्यांश जिसके उत्तर आप उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो गद्यांश एक है, नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है आपका कि नैनीताल की संध्या की विशेषताएं बताइए। संध्या मीन्स शाम का समय। तो उत्तर आप इस ढंग से लिख सकते हैं कि लेखक ने काव्यात्मक ढंग से नैनीताल की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी या अर्थात समाप्त हो रही थी। ठीक है, चूंकि पहाड़ बादलों के करीब होते हैं, अतः रुई जैसे दिखने वाले बादल उनके सिर के बिल्कुल ऊपर से निकल जाते थे। हल्के प्रकाश और अंधकार के कारण कभी वे नीले दिखते और कभी सफेद दिखाई देते हैं। चूंकि सूर्य का प्रकाश अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी वे बादल लाल रंग के भी दिखाई देते हैं। लेखक को ऐसा लगता है कि विभिन्न रंगों के बादल उनके साथ खेलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स के रूप में आप काव्यात्मक ढंग से नैनीताल की सुंदरता का वर्णन किया है, इस तरह से आप इस लाइन को आप ज़रूर लिखिएगा। इससे क्योंकि ये कहानी है लेकिन उसको काव्यात्मक ढंग से स्टार्ट किया गया है, तो ये लाइन लिख सकते हैं आप। और बाकी आप इस प्रश्न का उत्तर जो है इस ढंग से लिख सकते हैं, क्योंकि आपकी की बुक से ही है। ठीक है, कुछ पंक्तियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक और उनके मित्र किस शहर में और कहाँ बैठे थे? लेखक वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस ढंग से लिख सकते हैं। यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं आपके। लेखक और उनके मित्र नैनीताल शहर में सड़क के किनारे बेंच पर बैठे थे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको मैं बार बार कहती हूँ बच्चों कि आप याद रखा कीजिए, कहाँ बैठे थे, किस जगह पे थे, किस शहर में थे। इस तरह का जो भी चीज़ें रहती हैं कहानी में ध्यान से देखनी चाहिए आपको। ठीक है, तो और अगला प्रश्न आपका है कि लेखक वहाँ रुकना क्यों नहीं चाहते थे? तो लेखक वहाँ बैठना नहीं चाहते थे या रुकना नहीं चाहते थे क्योंकि वे वहाँ तंग हो रहे थे। सर्दी का मौसम था और शाम हो गई थी। लेखक कड़ाके की ठंड से बचना चाहते थे, इसलिए अपने होटल वापस जाना चाहते थे। लेकिन उनके मित्र का वापस जाने का कोई इरादा नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए लेखक कुढ़ रहे थे, यानी झुंझलाहट उन्हें हो रही थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों यहीं तक है। यहाँ से लेकर के आपका ये जो येलो हाईलाइट मैंने किया है, इतना ही इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वहाँ बैठे हुए उन्हें अचानक से क्या आता हुआ दिखाई दिया? वह दिखने में कैसा था? यहाँ भी आपके दो प्रश्न बन रहे हैं, तो उत्तर आप लिखेंगे, वहाँ बैठे हुए लेखक और उनके मित्र को कोहरे की सफ़ेदी में एक काली सी मूर्ति आती हुई दिखाई देती है। यानी अपनी ओर आती हुए उन्हें काली सी मूर्ति दिखाई देती है, क्योंकि वो कोहरे में लग रहा था जैसे कि एक व्यक्ति भी जो है ऐसा लग रहा था कि मूर्ति जैसा है। ठीक है, ये कहानी की ही पंक्तियाँ हैं आपके, जो कि इस 10-12 वर्ष का बालक था। यानी जो कोहरे में दिखाई दे रही थी काली सी मूर्ति, वो 10-12 वर्ष का वास्तव में बालक था। वह गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। आंखें बड़ी पर सूनी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। वह नंगे पैर, नंगे सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए है। वह दिखने से ही अत्यंत ही गरीब लग रहा है। ठीक है, तो ये पूरी जो पंक्तियां हैं बच्चों,
ये पूरी आपकी जो है कहानी है उससे ही ली गई हैं। तो इस तरह से ही आप प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शंस पता हैं, कहानी में जो मेन पॉइंट्स हैं उसको आप मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, तो आप इनको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र ने बालक से क्या पूछा? बातचीत से लेखक के मित्र को उसके विषय में जो भी पता चला उनमें से कोई दो बात आप बताइए। कोई मुख्य जो दो बातें हैं उसका उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, लेखक के मित्र ने बालक से इतनी रात को अकेले इधर उधर घूमने का कारण पूछा। ठीक है, पहली बात तो ये पूछी थी। नेक्स्ट है, उस बालक ने मित्र को बताया कि जिस दुकान पर वह काम करता था आज वहां से निकाल दिया गया है। वहां पर उसे सभी काम का 1 रुपया और जूठा खाना मिलता था। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं आप ध्यान में रखिएगा बच्चों। सभी काम का उसे 1 रुपया और जूठा खाना मिलता था। ठीक है, वह वहीं पे सो जाया करता था, लेकिन आज नौकरी से चूंकि निकाल दिया गया है तो उसके पास सोने की भी जगह नहीं है। सुबह से भूखा भी है। लेखक को यह भी पता चला कि बालक का एक साथी भी था जिसके मालिक ने उसे इतना मारा, इतना पीटा कि वह मर गया, जिसके कारण वह अकेला हो गया है। ठीक है, ये सारी बातें आपको कहानी में ही मिल जाएंगी बच्चों। तो अगर आपने कहानी को 1-2 बार ध्यान से पढ़ा है तो ये सारी बातें दिमाग में आपके रहेंगी और इन प्रश्नों के उत्तर भी आप आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गद्यांश देखते हैं। गद्यांश 2। गद्यांश 2 है आपका कि बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपका बन सकता है कि किस प्रश्न पर बालक मुंह खड़ा रहा, उसकी आंखों ने क्या कह दिया। उत्तर हो जाएगा आपका कि लेखक के मित्र ने लड़के से पूछा कि क्या वह इन्हीं कपड़ों में सो जाएगा, क्योंकि लेखक के मित्र ने कुछ अजीब सा प्रश्न किया था उस बालक से, तो इसी पर ये प्रश्न आपका बन पा रहा है। तो लेखक के मित्र ने लड़के से पूछा कि क्या वह इन्हीं कपड़ों में सो जाएगा जो भी उसने पहन रखा है। इस प्रश्न को सुनकर बालक मूक शांत खड़ा रहा। वह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया, किंतु उसकी आंखों से यह स्पष्ट हो रहा था कि यह कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वह बालक जो इतना गरीब और भूखा है, जिसके पास खाने और पहनने भर को नहीं है, उससे ऐसा प्रश्न मूर्खतापूर्ण ही है। क्यों? क्योंकि वो बालक खाने और पहनने को जिसके पास नहीं, तो कपड़े बदलने की, रात में कपड़े बदल कर सोएगा या कपड़े वैसे ही कपड़े पहने रहेगा, इस तरह का प्रश्न तो लेखक के मित्र ने बहुत ही मूर्खतापूर्ण किया। तो इसीलिए ऐसा उसकी आंखों से उन्हें ऐसा लगा, महसूस हुआ लेखक को। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक ने मित्र को अपने घर परिवार के विषय में क्या बताया। उत्तर है, बालक ने मित्र को बताया कि उसका घर 15 कोस दूर गांव में है। ठीक है, वहां पर काम नहीं है, रोटी नहीं है। ठीक है, वहां उसके माता पिता और कई भाई बहन हैं और सभी भूखे रहते हैं। यही कारण है कि भूख और गरीबी से लाचार होकर वह वहां से भाग आया है। ठीक है, तो 15 कोस दूर गांव में है। इस पूरे जो डिस्क्रिप्शंस आपको कहानी में मिलते हैं बच्चों, उसको याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक किसके साथ गांव से भाग आया था, उसका साथी अब कहाँ है, लेखक को किस बात पर आश्चर्य हुआ। यहाँ पर बच्चों आपके 3 प्रश्न बन रहे हैं। इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि बालक ने मित्र को बताया कि वह गांव से भूख और गरीबी से तंग आकर अपने एक साथी के साथ भागकर काम की तलाश में नैनीताल आ गया। बालक ने बताया कि उसका साथी जहां काम करता था वहां उसके मालिक ने उसे इतना मारा कि उसके साथी की मृत्यु हो गई। ठीक है, लेखक को उसकी बात को सुनकर आश्चर्य हुआ कि इतनी कम उम्र में इस बालक की मृत्यु से पहचान हो गई। ठीक है,
तो ये जो 3 बातें थीं, इस 3 बातों को मुख्य रूप से आपको यहाँ पे लिखना है इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में, यानी डायरेक्ट प्रश्न है आपका और डायरेक्ट उत्तर ही लिखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक और उसका मित्र बालक को कहाँ ले गए और क्यों? वकील साहब का पहाड़ी बालकों के संबंध में क्या मत था? लेखक और उनके मित्र बालक को लेकर अपने एक अन्य मित्र वकील साहब के होटल में पहुंचे, क्योंकि वकील साहब को एक नौकर की आवश्यकता थी। मित्र चाहते थे कि उनके वकील मित्र इस लड़के को नौकर के रूप में अपने होटल में काम दे दें। वकील साहब ने कहा कि यह पहाड़ी बालक बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण रहते हैं। ऐरे गहरे को नौकर बना लिया जाए और एक दिन वह अनजाने ही क्या क्या लेकर चंपत हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने उस लड़के को नौकरी नहीं दी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अगला गद्यांश है, भयानक शीत है उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। इससे रिलेटेड प्रश्न है, उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा, उसका व्यक्तित्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे आप, प्रस्तुत कथन लेखक के मित्र ने लेखक से कहा। ठीक है, यानी ये कथन मित्र का था लेखक के मित्र भावुक हृदयी व्यक्ति हैं, प्रकृति के प्रेमी हैं। ठीक है, भावुक हृदय के हैं, प्रकृति के प्रेमी हैं वो, ये उनके व्यक्तित्व की बात कही जा रही है। यही कारण है कि नैनीताल की सड़कों पर निरुद्देश घूमने के बाद भी वह संध्या समय बेंच पर बैठे रहते हैं। वे अल्पभाषी व्यक्ति हैं, अल्पभाषी यानी बहुत कम बोलने वाले। किंतु बालक को फटी हुई कमीज में नंगे पैर और नंगे सिर देखकर उनके मन में जिज्ञासा उभर आती है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा उभर आती है। यही कारण है कि वह बालक से भी पूछताछ करते हैं। दूसरे के मनोभावों को परखने में चतुर है, यानी दूसरे के मन की बातें समझ लेते हैं। चतुर है यानी चालाक है। वह समझ जाते हैं कि बालक घर से भागकर आया है। परोपकारी स्वभाव का होने के कारण ही वह बालक को नौकरी दिलाने का भी प्रयत्न करते हैं। उनमें इंसान के स्वभाव की परख है। ठीक है, यानी बहुत सारी ऐसी अच्छाइयाँ उनके अंदर हैं। बालक के प्रति दया का भाव है, उसके कम कपड़ों को देख करके द्रवित हो जाते हैं, यानी उनका मन जो है वो कोमल भाव का है, इसलिए वो द्रवित हो जाते हैं, किंतु उसके लिए कुछ करते नहीं। वह बुद्धिजीवी हैं पर सक्रिय नहीं हैं। उनके स्वभाव में उपेक्षा का भाव दिखाई देता है। यदि वे चाहते तो बालक की सहायता कर सकते थे, उसे कुछ कपड़े दे सकते थे, कुछ पैसे दे सकते थे, पर नहीं करते। परिणाम स्वरूप बालक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उपेक्षा यानी इग्नोर करने का भाव, मतलब सोचते बहुत हैं लेकिन वो अपने मन के भावों को, अपने मन में जो कुछ चल रहा था उनके, उसको वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट के रूप में उन्होंने कुछ नहीं किया, जिसके कारण बालक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा उनके मृतक लेखक के मित्र जो थे उनके स्वभाव का वर्णन यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो जो जो मेन पॉइंट्स हैं कि वो भावुक हृदयी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, अल्पभाषी हैं, ठीक है, बुद्धिजीवी वर्ग के हैं लेकिन सक्रियता नहीं है उनमें, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। परोपकारी स्वभाव के हैं। ठीक है, इसीलिए वो प्रयत्न करते हैं कि उसको जो है नौकरी दिला दें। ठीक है, तो ये सारी बातें मुख्य रूप से आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी समझाई। यह कथन किसका है? यह आज के संदर्भ में मनुष्य के किस स्वभाव का द्योतक है? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत कथन लेखक के हैं, जो उन्होंने अपने मित्र से कहा। यह वक्तव्य आज के मनुष्यों के दया और मानवीय भावनाओं की शून्यता का द्योतक है। आज समाज में लोग दुखी, लाचार और अभावग्रस्त लोगों की सहायता नहीं करते। इस कहानी में गरीब बालक पर किसी ने दया नहीं दिखाई। वकील साहब जैसे स्वार्थी लोगों के होने के कारण हृदयहीनता और संवेदनहीन भी लोग हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न
जो कि यह संसार है यार, ऐसा कह करके लेखक ये बताना चाहते थे कि संसार में बहुत कुछ होता है, बहुत हर एक चीज़ पर अगर हम ध्यान देंगे तो सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये स्वार्थ की जो फिलॉसफी थी वो लेखक ने अपने मित्र को समझाने का प्रयास किया। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सोते समय मित्र उदास क्यों थे, वह उस बालक की सहायता क्यों नहीं कर पाए, अगले दिन उन्होंने उस बालक को कहाँ बुलाया था। ठीक है, उत्तर इस तरह से लिखेंगे आप बच्चों कि सोते समय मित्र उदास थे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और उस बालक के पास बहुत कम कपड़े थे। वह उसकी मदद करना चाहते थे पर नहीं कर सके क्योंकि उनकी जेब में केवल 10 रुपए के नोट थे, खुले पैसे नहीं थे उनके पास। ठीक है, बजट बिगड़ने के भय से वह इस बालक की सहायता नहीं कर सके। और अगले दिन उन्होंने उसे कहाँ बुलाया था, तो अगले दिन उन्होंने उस बालक को होटल डी पव में बुलाया था। ठीक है, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप टू द पॉइंट लिखेंगे क्योंकि टू द पॉइंट ही इसके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों को आप, अगला प्रश्न है बच्चों, अपना अपना भाग्य कहानी में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये व्यंग्यात्मक चूंकि स्टोरी है ये, तो उसके संबंध में यहाँ पे ये एक जनरल प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे कि अपना अपना भाग्य कहानी एक गरीब बालक की है। अपने परिवार की दरिद्रता से तंग आकर नैनीताल चला आता है वो, ताकि वह अपने साथ साथ अपने परिवार की भुखमरी को भी दूर कर सके। किंतु दुख यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। दुर्भाग्यवश भूख और गरीबी के थपेड़ों के कारण वह बर्फ में ठिठुर कर मर जाता है। संवेदन शून्यता, कठोरता, स्वार्थ भावना के कारण समाज के लोगों द्वारा उपेक्षित होने से ही उसकी दर्दनाक मृत्यु होती है। कहानीकार ने सामाजिक विषमता के साथ साथ, विषमता यानी समानता न होना ये कह सकते हो सीधे सीधे आप, तो भेदभाव की भावना के कारण ही तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा किए गए पाखंड अर्थात झूठा दिखावा, झूठी सहानुभूति तथा उपेक्षापूर्ण उदासीन व्यवहार पर तीखा व्यंग करते हैं। समाज उस पहाड़ी बालक की मदद तो नहीं करता, बस उसे भाग्य यानी नियति के भरोसे छोड़ देता है। ठीक है, तो ये एक जनरल प्रश्न है, आपको ये प्रश्न जो है पूछ सकता है आपके एग्जाम में, तो आप इस ढंग से इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स को आप जरूर ध्यान में रखा कीजिए, जैसे ये संवेदन शून्यता, कठोरता, स्वार्थ भावना, इस तरह के जो वर्ड्स हैं आप अपने इस प्रश्न के उत्तर में जरूर लिखिए। ठीक है, अगला गद्यांश है, मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न है, मोटर में सवार होते हुए लेखक को कौन सा समाचार मिला, उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि वह बालक वही था। उत्तर इस तरह से लिखेंगे, मोटर में सवार होते हुए लेखक को पता चला या समाचार मिलता है कि पिछली रात एक पहाड़ी लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। बताने वालों ने जो बताया कि वह लगभग 10-12 वर्ष की उम्र का बालक था और काले चिथड़ों की कमीज में था, जिससे उन लोगों को ज्ञात हुआ कि वह वही बालक था। क्योंकि जो लोग वहाँ पे, जिन लोगों ने उसे देखा था, वो इसी तरह की चर्चा कर रहे थे, तो इससे लेखक और उनके मित्र को समझ में आ जाता है कि वो वही बालक था जो उनसे मिलने आया था। ठीक है, ये तो टू द पॉइंट आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, मरने वाले बालक को उपहार किसने दिया था, वह उपहार क्या था। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि मरने वाले बालक को प्रकृति ने उपहार दिया था, क्योंकि बर्फ की जो चादर थी वो एक कफन के रूप में थी। ठीक है, सफेद कफन, सफेद चादर के रूप में यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी शव को देखा यानी उसकी डेड बॉडी को देखा, उन्होंने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए
प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। ठीक है, ये पूरी लाइन आप जरूर लिखिएगा बच्चों, क्योंकि ये पूरा जो उत्तर है वो टू द पॉइंट है। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा ही लिखना है और पूरा का पूरा आपकी पुस्तक में ही दिया हुआ है। पुस्तक को आपने, कहानी को अगर ढंग से पढ़ा है, ठीक है, तो ढंग से कहानी को पढ़ा है तो ये सारी बातें आपको याद रहेंगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अपना भाग्य कहानी द्वारा लेखक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे अपना अपना भाग्य कहानी के द्वारा लेखक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर नैतिकता, परोपकार और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देते हैं। प्रस्तुत कहानी में एक बालक इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है क्योंकि समाज का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता। यदि लोग अपनी स्वार्थपरता से ऊपर उठ करके, यानी स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ करके बालक की सहायता करते तो निश्चित ही उसको बचाया जा सकता था और वह जीवित रहकर समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन सकता था। ठीक है, लेखक कहना चाहते हैं कि गरीबों के प्रति केवल झूठी सहानुभूति नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि सभी सक्षम लोगों को गरीब वर्ग की मदद करके अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अपना अपना भाग्य कहकर जिम्मेदारी से मुक्त होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस ढंग से लिख सकते हैं बच्चों, और कुछ कीवर्ड्स के रूप में जैसे नैतिकता, परोपकार, सामाजिक जिम्मेदारी, इस तरह की जो वर्ड्स हैं आप ज़रूर अपने इस उत्तर में लिखिएगा। ठीक है, इससे आपका उत्तर प्रभावशाली बनेगा, आपके आंसर्स के लिए आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी का मुख्य पात्र कौन है, उसके चरित्र की क्या विशेषताएं? तो पूरी कहानी का मुख्य पात्र तो वो 10-12 वर्ष का बालक ही है, तो उसकी जो भी विशेषताएं हैं उसके चरित्र की, उसको आपको यहाँ लिखना है। तो उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, कहानी का मुख्य पात्र 10-12 वर्ष का बालक है, गरीब बालक है। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। वह अत्यंत ही असहाय, दीन, दुखी बालक है, यानी बहुत ही गरीब बालक है, दुखी बालक है, जिसकी सहायता कोई नहीं करता। वह भारत के गरीब वर्ग, गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ये पूरी कहानी जो है एक तरह का कोई सामाजिक संदेश भी दे रही है, तो ये एक तरह से भारत के गरीब जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पर जो अपने अपने भाग्य के सहारे जीवित हैं, यह बालक अत्यंत ही स्वाभिमानी है, यानी इस बालक के कैरेक्टर में आपको स्वाभिमान देखने को मिलता है, क्योंकि दिन भर से भूखा होने के बाद भी किसी से भोजन नहीं मांगता। वह एक स्पष्ट वक्ता भी है। यही कारण है कि लेखक के मित्र ने उससे जितने भी प्रश्न किए उसको उत्तर उसने साफ साफ उत्तर दिया। वह एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, ये इसका तीसरा गुण है। वह एक दुकान पर काम करके अपना पेट पालता है। वह दिन भर वहाँ पर विभिन्न कार्य करता है और उसके लिए उसे एकमात्र 1 रुपया और जूठा भोजन ही मिलता है, किंतु वह नौकरी भी छूट जाती है। उसे काम की ज़रूरत थी, पर गरीब की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। काम न होने की स्थिति में सर्दी की रात में खुले आसमान में सोने को मजबूर हो जाता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बालक का सहज, सरल, स्पष्टवादी व्यक्तित्व ही सदैव पाठक को अत्यंत आकर्षित करता है। उसके प्रति मन में सहानुभूति और करुणा का भाव उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो इसके जो पूरा इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि इसमें आपको उस बालक के जो भी कैरेक्टर में उसके अच्छाइयाँ थी, बुराइयाँ थी, जो भी उसको लिखना है यहाँ पे। तो वो ईमानदार था, परिश्रमी था और स्वाभिमानी था, ये सारी बातें आपको लिखनी है। एक स्पष्ट वक्ता थी, बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व का बालक था। तो ये सारी बातें आप इस उत्तर में लिखेंगे, उसके चरित्र की विशेषताओं में। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। इस ढंग से आप लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर।
इस तरह के ही प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है बच्चों। तो आप इस एक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है, और कुछ प्रश्न आप स्वयं से बनाइए और उसके उत्तर लिखने का भी प्रयास कीजिए। तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगी बार बार, क्योंकि आप प्रश्न देखते हैं, उसके उत्तर देखते हैं, अपने से लिखने का प्रयास करते हैं, तो उससे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।